Hello and welcome back to the another session of Learning with Vrinda। तो लास्ट सेशन में हमने एनसीईआरटी की क्लास 9th की साइंस बुक का स्टार्टिंग की थी और उसके अंदर हमने पहले चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका पहला पार्ट हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या क्लियर किया था? सबसे पहले कि मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, जिसका वॉल्यूम हो और जिसका कोई मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। नेक्स्ट, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन शो करते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस मौजूद होता है और वो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। सो आई होप लास्ट क्लास में आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर कितनी स्टेट्स में हमें मिलता है, यानी कि मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी कितनी फॉर्म अवेलेबल हैं हमारे आसपास। तो मेनली जो आपको पढ़नी होती है स्टेट ऑफ मैटर वो 3 तरीके की होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बचपन से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आप लोगों के लिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इनको समझने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। तो सॉलिड की बात अगर हम कर लेते हैं तो सॉलिड आपने अपने आसपास देखा ही होगा। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें जिनकी डेफिनेट शेप होती है, मतलब उनकी शेप क्या है, फिक्स है, हमें पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है बुक है, बुक की शेप पक्की है, ऐसा नहीं है आज आपने देखा तो वो रेक्टेंगुलर शेप में है, कल देखोगे तो सर्कुलर में है, परसों देख रहे हो तो ट्रायंगल में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, पूरी एग्जैक्ट जो भी शेप है वो वही शेप रहती है। उसके बाद उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, उनकी बाउंड्रीज फिक्स है कि भाई इतने से इतने एरिया में ये बुक रहेगी, ऐसा नहीं कि फैल के आगे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, तो आपकी जो बुक है उसका वॉल्यूम फिक्स है, वो भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाने की क्षमता। तो कोई भी सॉलिड हो, जैसे मान लो दीवार है, बुक है या कुछ भी है, आप उसको दबा के उसके साइज़ को छोटा नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड है आपका वो कंप्रेस नहीं होता, ना के और अगर होता भी है तो ना के बराबर होता है, उसको कंप्रेसिबिलिटी में काउंट ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, इनके पास ये टेंडेंसी होती है, यानी कि ये क्षमता होती है, ये पावर होती है कि वो अपनी शेप को बनाए रख सकते हैं जब उनके ऊपर बाहर से फोर्स लग रहा होता है। वही कंप्रेस करने वाले, मान लो आप में से कोई आ गया सनक में कि नहीं मैं तो उसको तोड़ के ही रहूँगा, मैं इसको कंप्रेस करके रहूँगा, इसके साइज़ को छोटा करता हुआ रहूँगा, छोटा ही करके रहूँगा। तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, ताकत लगाओगे, कभी यहाँ से धक्का मारोगे, कभी वहाँ से धक्का मारोगे, कभी अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख के उसको दबाओगे। तो इनके पास ये पावर होती है कि आप इन पे चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, ये अपनी शेप को, अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, बुक है, बुक का शेप वही रहेगा चाहे आप उस पर कितनी ताकत लगा लो। दरवाज़ा है, दरवाजे का शेप वैसे ही रहेगा चाहे आप उस पर कितना भी ताकत क्यों ना लगा लो, कितना भी फोर्स क्यों ना लगा लो। नेक्स्ट है दे आर रिजिड। अब मान लो आप जोश जोश में आ गए, बहुत तगड़ा फोर्स लगाने लगे, तो जब बहुत तगड़ा फोर्स हो जाता है जो कि इनकी झेलने की क्षमता के बाहर है, तो वो चीज़ टूट जाएगी, लेकिन वो अपनी शेप नहीं बदले, मतलब उसकी शेप तभी बदलेगी जब वो टूट जाएगी। तो दे आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं, अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं, ये इनको डिफ़िकल्टी होती है इनके लिए अपनी फोर्स के अंदर अपनी शेप को मेंटेन करके रखने के लिए। नेक्स्ट है हैव नेग्लिजिबल और वेरी लेस इंटर पार्टिकल स्पेस। अब इंटर पार्टिकल स्पेस मैंने आपको बताया था, दो पार्टिकल के बीच की जगह जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे में धसे हुए होते हैं, बहुत एकदम चिपके चिपके होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी इतनी इतनी सी निन्नी निन्नी सी जगह इनके बीच में खाली मौजूद होती है। और
बाकी जितनी भी जगह होती है वो सारी की सारी आपकी पार्टिकल्स से भरी हुई होती है। तो क्या क्या पता चला सॉलिड की, क्या क्या पहचान है? पहली कि उसकी शेप डेफिनेट होती है, पक्की शेप होती है, बदलती नहीं है। दूसरी, उसकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट होती है, बाउंड्रीज फिक्स होती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी नहीं बदलती है। कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, और अगर आप इनको कंप्रेस करोगे, उन पे फोर्स लगाओगे, तो इनके पास ये क्षमता होती है कि ये अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकें। नेक्स्ट, अगर आप इन पे ज़्यादा फोर्स लगाओगे, इनकी लिमिट से ज़्यादा, तो इनकी शेप जो होगी वो तभी चेंज होगी जब ये टूट जाएंगे। मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो इनकी शेप ये टूट भी सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं पिघलेंगे, मतलब शेप स्ट्रेट नहीं बदल जाएगी। अगला है, इनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं उनके, मतलब जो इनके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर या बहुत कम होता है। विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे में एकदम धसे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, और इनके बीच में बहुत कम स्पेस मौजूद होता है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, एनसीईआरटी में जो आपकी एक्टिविटी 1.9 है सॉलिड स्टेट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि आपको कुछ आइटम्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि एक पेन है, एक बुक है, एक नेडल है और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। आपने पेंसिल को उन ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घुमा के उसकी शेप को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जितनी भी चीज़ें आपने ली, क्या उनकी शेप डेफिनेट है, क्या उनकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, और क्या उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो बताओ क्या होता है। पेन की जो शेप है वो फिक्स होती है, बुक की शेप भी फिक्स होती है, नीडल की शेप भी फिक्स होती है, और वुडन स्टिक की शेप भी फिक्स होती है, बाउंड्री भी डिस्टिंक्ट होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। तो पहला पॉइंट का आंसर आपको मिल गया। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा अगर उस पर हम हैमर चलाएंगे, उसे खींचेंगे या उसे नीचे गिरा देंगे। तो पेन पे आप अगर हैमर चलाओगे तो पेन तो टूट ही जाएगा। बुक को अगर खींचोगे तो बुक फट जाएगी। निडल के ऊपर आप क्या करोगे, जो निडल तो वैसे की वैसे रह जाएगी क्योंकि छोटी सी होती है, पता ही नहीं चलेगी। अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, तो वुडन स्टिक पे भी अगर आप हैमर मारोगे तो वो टूट सकती है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, हाँ कि ना। नेक्स्ट है, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। अब आपको इनको दबाना है अपनी दोनों हथेलियों के बीच में, और बताओ क्या होगा, क्या कंप्रेस हो रहे हैं, क्या पेन दब जाएगा, या बुक दब जाएगी, या निडल दब जाएगी, या पीस ऑफ वुडन स्टिक दब जाएगा। कुछ भी नहीं दबेगा भाई, जो शेप है वही शेप बनी रहेगी। तो यहाँ से क्या क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी इनके पास होती है, और अगर आप इन पर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो ये टूट भी सकती है। इसके अलावा आपसे कुछ अनदर एग्जांपल्स की बात की गई है जिनमें कुछ अलग केसेस के बारे में बात किया गया है। तो नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि रबर बैंड के बारे में आपका क्या कहना है। कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज़ इट सॉलिड। भाई रबड़ आप सबने देखी है, तो रबड़ को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, तो क्या ये सॉलिड है। तो इसका आपको आंसर भी दिया गया है। साथ के साथ आपसे क्या कहा गया है कि एक रबर बैंड जो है वो अपनी शेप चेंज करता है अंडर फोर्स, लेकिन उस फोर्स को हटाते ही वो सेम अपनी पहली वाली शेप में आ जाता है। सी, इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। और क्या बोला गया कि अगर आप इस पर एक्सेसिव फोर्स लगा देते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हो, तो ये टूट भी सकता है। तो प्रॉपर्टी रिजिडिटी वाली दिखा रही है, इसका मतलब ये भी क्या हुई, सॉलिड हुई। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। चीनी और नमक के बारे में आप क्या कहोगे। इन्हें तो हम अलग अलग जार में रखते हैं, तो उनकी शेप तो वैसी होती है जैसे जार की शेप है, इनकी कौन सी अपनी शेप हुई। इसका आंसर आपको दिया गया है,
कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं, चाहे वो नमक का क्रिस्टल हो चाहे वो चीनी का क्रिस्टल, अगर आपने चीनी के एक दाने को देखा हो तो उसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। तो डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, तो वो है ना सॉलिड। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। अब स्पॉन्ज आप सबने देखा होगा, स्पॉन्ज को आप कंप्रेस कर सकते हो, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो स्पॉन्ज है क्या वो सॉलिड में आएगा। तो इसका आंसर है कि स्पॉन्ज के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है, और जब आप उसे प्रेस करते हो तो वही एयर बाहर निकल आती है, इसी कारण से वो कंप्रेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी सॉलिड है। क्यों है, क्योंकि उसकी भी शेप फिक्स्ड है। तो आई होप यहाँ पर आपको सॉलिड्स के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि रबड़ अगर सॉलिड है तो क्यों है, सॉल्ट एंड शुगर सॉलिड है तो क्यों है, और स्पॉन्ज सॉलिड है तो क्यों है। सो लेट्स गेट टू द अनदर स्टेट विच इज़ लिक्विड स्टेट। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। आपसे क्या कहा गया है कि आपको क्या क्या लेना है, वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क लेना है, जूस लेना है, और कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक ले लेनी है। ठीक है। अब आपको अलग अलग शेप के कंटेनर लेने हैं और 50 ml का मार्क लगा देना है उन सारे के सारे कंटेनर्स के अंदर। अब आपको क्या करना है, देखना है कि भाई क्या हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर ये सब फ्लोर पे गिर जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, फैल जाएंगे, इधर से उधर मूव करने लगेंगे। नेक्स्ट है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन सेम। तो आपको 50 ml मेजर करके अलग अलग शेप के कंटेनर्स में डाल देना है। और अब आपसे पूछा गया कि बताओ वॉल्यूम फिक्स रहेगी। मान लो एक आपने छोटा बर्तन लिया, एक बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर 50 ml दूध दोनों में डाला, तो आपसे पूछा गया क्या उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। ऑफ कोर्स फिक्स रहेगी, चाहे गिलास बड़ा हो चाहे गिलास छोटा हो, लेकिन उसके अंदर का जो मिल्क है वो तो 50 ml है ना, तो वॉल्यूम में तो कोई भी चेंज हुआ ही नहीं, शेप में चेंज ज़रूर आया। नेक्स्ट, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स सेम, नहीं रहेगी भाई, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की जैसी शेप इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, व्हेन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। तो जब आप इसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालोगे तो क्या वो फ्लो हो रही है, हाँ जी वो बिल्कुल फ्लो हो रही है। तो ये यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला लिक्विड्स की, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं चलो उनके बारे में देख लेते हैं कि लिक्विड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट आता है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। ये मैंने देखा ही था कि भाई बड़े बर्तन में रख रहे हैं तो बड़े बर्तन की जैसी शेप, छोटे बर्तन में रख रहे हैं तो छोटे बर्तन जैसी शेप, बट उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये भी हमने देखा था कि भाई चाहे बड़ा बर्तन हो चाहे छोटा बर्तन हो, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कितनी थी, 50 ml ही थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। नेक्स्ट है कैन फ्लो। फ्लो का मतलब होता है चलने लगना, बहने लगना। तो अगर पानी ज़मीन पे गिरता है तो ऐसा तो नहीं ना कि जिधर गिरा उधर ही टिक के रह गया, वो तो बहने लगता है। तो क्या लिखा है, कैन फ्लो, यानी कि वो बह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और साथ के साथ अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट रिजिड बट कॉल्ड फ्लूइड। तो जितनी भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लूइड। तो ये रिजिड नहीं होते, ऐसा नहीं कि आप इन पर फोर्स लगाओगे तो ये टूट जाएंगे। ये कैसे होते हैं, फ्लो करने लगते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, इधर से उधर बहुत आराम से घूम सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो इसीलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन दैम। तो जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनके बीच का स्पेस इनमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड्स जो होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड नहीं होती, बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और साथ के साथ अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिजिड नहीं होते, फ्लूइड होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, यानी कि इनमें जो डिफ्यूजन होने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा ना, पानी के अंदर किसी भी चीज़ को डालो कितनी फटाफट से घुलती है। आपने
सपोज़ आप वाटर कलर यूज़ कर रहे थे, आपने ब्रश को पानी में डिप किया और जैसे ही आप बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती, डिप करते ही आप देखते हो ना इंस्टेंटली कलर मिक्स हो जाता है। तो यानी कि वो इंस्टेंटली डिफ्यूजन शो कर रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हुआ, हाइयर हुआ। नेक्स्ट, पार्टिकल क्या करते हैं, बहुत फ्रीली मूव करते हैं, इसीलिए फ्लो कर सकते हैं, बहुत जल्दी पानी बहता गया, एक बार गिर जाए फिर देखो कैसे पूरे में फैलता है। नेक्स्ट है ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स नहीं होती है। तो आई होप यहाँ पर आपको लिक्विड स्टेट भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने जो एक्टिविटीज़ करी, जो एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, वो एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं अपने लास्ट स्टेट पे, जो कि है गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी एकदम मस्त मौला इंसान होती है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनके पार्टिकल ऐसे पूरे में लफंडरगिरी करते हुए उधर से इधर फरलाना ढिकाना सब जगह पर घूमते रहते हैं। तो इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। भाई शेप फिक्स्ड होगी कैसे, पूरे में तो घूमते रहते हैं, एक जगह टिके तो शेप फिक्स्ड हो ना। तो शेप इनकी फिक्स्ड नहीं होती, बट इनका भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, उन पर ताकत लगा लगा के इनको एकदम ऐसे बिल्कुल पास में ला सकते हो। इनके जो पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा तेज स्पीड में भागते हैं, एकदम फास्टेस्ट स्पीड पे भागने वाले होते हैं अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो। नेक्स्ट है, इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, गैसेस बहुत ही जल्दी मिक्स होती हैं। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि सपोज़ आपकी किचन के अंदर मम्मी ने कुछ बनाया है, उसकी स्मेल आपको तुरंत इंस्टेंटली आती है। जैसे अगर किचन में मम्मी बना रही है और तभी आपके पास स्मेल आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी मम्मी बना रही है और 10-15 मिनट बाद स्मेल आ रही है, इंस्टेंटली स्मेल आती है, इंस्टेंटली डिफ्यूजन होता है। इसके बाद इनमें ग्रेटेस्ट स्पेस होता है, एक दूसरे के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है, एक इधर है तो दूसरा चाइना में बैठा हुआ, मतलब ये ज़्यादा हो गया बट फिर भी आप सपोज एग्जांपल को समझे कि बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इनके बीच में। नेक्स्ट है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये जो जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाएगा, ये वहाँ पर क्या एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, उस वॉल के ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके पार्टिकल होते हैं वो आपस में टकराते हैं, फिर आपस में टकराने के बाद जो भी कंटेनर है उससे टकराते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो उस कंटेनर पे क्या लगाते हैं, जाने अनजाने में फोर्स लगाने लगते हैं। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस करा जा सकता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही तगड़ा कंप्रेस किया जा सकता है। पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर मूव करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ग्रेटेस्ट स्पेस मौजूद होता है पार्टिकल्स के बीच में। और वॉल ऑफ कंटेनर पे क्या एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो यहाँ पर गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई। अब इसके लिए एक्टिविटी देख लेते हैं कौन सी दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। तो यहाँ आपको एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आपने 100 ml की सिरिंज लेनी है और उसके नोज़ल को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है रबर कॉर्क की हेल्प से, जैसे कि आपको डायग्राम में बताया गया है। ये आपने सिरिंज ली है और उसमें आपने रबर का कॉर्क लगा के उसको नोज़ल को बंद कर दिया। अब आपसे क्या बोला है, आपको पिस्टन को रिमूव कर देना है सिरिंज में से और लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। पहली वाली में कुछ भी नहीं करना, उसे ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरी वाली में आपको वाटर फिल करना है और तीसरी वाली में आपको चॉक पाउडर फिल कर देना है। अब आपसे क्या बोला गया है, इंसर्ट द पिस्टन बैक। अब आपने पिस्टन वापस लगा देना है और अब आपको क्या करना है, उसको प्रेस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और उससे पहले क्या बोला गया है, यू मे अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टल बिफोर इंसर्टिंग। तो पहले वैसलिन लगा दे। वैसलिन क्यों? क्योंकि वैसलिन लगाएंगे तो बहुत आराम से पिस्टन आगे खिसकता हुआ चला जाएगा। आपने देखा ना, कोई भी चीज़ चिकनी होती है तो कितनी जल्दी फटाफट खिसकती है, वही यहाँ पर होगा। तो अगर जब पिस्टन में वैसलिन लगा दोगे तो वो बहुत आराम से आगे की तरफ मूव करेगा। अब आपको क्या करना है, उन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। और जब आप कंप्रेस करोगे तब आपको देखना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, कौन से केस में पिस्टन बहुत आराम से इजीली पुश हो गया, कौन से में नहीं हुआ, और इस ऑब्जर्वेशन से आपने क्या सीखा। तो इससे हमने कम सीखा कि जो आपकी खाली वाली पिस्टन थी वो बहुत आराम से फटाफट एक बार, जो खाली वाली सिरिंज थी वो अपने आप एकदम फटाफट बिना किसी देरी के कंप्रेस हो गई। क्योंकि कंप्रेस करना ही, आप पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हो तो वो कंप्रेस ही हो रहा है। तो जो खाली वाली थी वो फटाफट कंप्रेस हो गई।
जो लिक्विड वाली थी उसमें आपको टाइम लगा और जो वैसी वाली थी उसमें भी आपको टाइम नहीं लगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं तो कैसे हो सकती हैं, किस तरीके से हो सकती हैं। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको पसंद आया होगा।